हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ जाइए। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो आप जैसा कि बोर्ड पे देख सकते हैं, मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें। तो आज का सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जल्दी से सभी बच्चे जो है लाइक करेंगे और सेशन को जरूर शेयर करेंगे। फिर हम बात करेंगे, जैसा आप स्क्रीन पे देख चुके हैं, कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आज का सेशन होने वाला है कि मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें। तो आपको मैं एक छोटी सी जो है इस पे स्टोरी सुनाता हूं, फिर हम लोग लेसन को जो है स्टार्ट करेंगे। तो सबसे जरूरी बात आपको अगर मैं बताऊं, तो सिविल सेवा परीक्षा हो या स्टेट पीसीएस हो, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होती हैं कि हम उत्तर कैसे लिखते हैं। आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि जब आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उस तैयारी के दौरान जब बच्चे मेंस आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अंतिम बार जो उत्तर लिखन शैली का प्रैक्टिस किए होते हैं, ज्यादातर बच्चे आप देखेंगे कि अंतिम बार वो या तो अपने ग्रेजुएशन के टाइम या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में जो है प्रैक्टिस किए रहते हैं, और इसको ये लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें। तो चलिए थोड़ा सा इसी पे डिस्कस करते हैं डिटेल में कि हमें मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए क्या क्या चीजों को जो है ध्यान देना होता है। देखिए, तो थोड़ा सा पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा विचार करें, थिंक टू योरसेल्फ। आप अपने से सोचें कि मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें, और इसमें सबसे कठिन जो है आपको क्या लगता है। क्योंकि आज हम तमाम उन सभी मुद्दों पे बात करने वाले हैं कि एक स्टूडेंट के रूप में जब भी आप एक उत्तर लिखने जाते हैं, तो आपके मन में कौन कौन से वो चैलेंजिंग पॉइंट जो है आपके माइंड में आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो मुझे कॉमनली, माने ज्यादातर बच्चों से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं, पिछले कई साल से पढ़ा रहा हूं, तो जो मुझे पता है, जो मेरे पास कॉमनली, यानी मैं बात करूं 1000 बच्चों की, तो 1000 बच्चों में जो 5 पॉइंट जो हमेशा बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि इसकी शुरुआत कैसे होगी। जैसे मैं सबसे पहले आपको वो बता देना चाहता हूं। देखिएगा, यहां पे प्राय प्रत्येक विद्यार्थी के मन में जो है कुछ जिज्ञासा जो है होती है। जैसे क्या होता है, विद्यार्थी ये सोचते हैं कि शब्द सीमा का पालन कैसे करें। तो यूपीएससी की एग्जाम की बात करें तो वहां पे तो शब्द सीमा 200 से 250 मेंशन कर दिया जाता है। लेकिन अगर स्टेट पीसीएस की बात करें, जैसे बीपीएससी की बात करें, तो बीपीएससी में कहीं पे भी शब्द सीमा जल्दी नहीं लिखा होता है, और ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्स है जहां पे हमें शब्द सीमा नहीं मेंशन होता है। तो वहां पे हमें कंफ्यूजन होने लगता है कि हम शब्द सीमा का जो है कैसे पालन करें, या कितने शब्द में जो है हमें उत्तर लिखना चाहिए। तो ये एक कॉमनली, यानी जितने भी बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं, साधारणतः बच्चों के मन में जो है ये सवाल आता ही आता है कि शब्द सीमा का पालन, यानी कितने शब्दों में जो है हम उत्तर को लिखें। दूसरी बात कर लेते हैं कि बिंदु में लिखें या पैराग्राफ में लिखें। आप बहुत से लोगों को, बहुत से टीचर को बहुत से प्लेटफॉर्म पे देखेंगे कि टीचर क्या बताते हुए मिलते हैं कि हमें उत्तर हमेशा टू द पॉइंट लिखना होता है। और कई बार ऐसे भी टीचर मिल जाएंगे जो आपको ये बताते हुए मिलेंगे कि उत्तर को हमेशा पैराग्राफ में लिखा जाता है। लेकिन ये दोनों ही अवधारणाएं क्या हैं, गलत हैं। क्योंकि हमें इसको ध्यान रखना होता है, तो ये हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला मुद्दा क्या हो गया कि बिंदु में लिखे और पैराग्राफ में, सॉरी दूसरा मुद्दा। ठीक है, तीसरा जो प्राय बच्चों के मन में सवाल देखने को मिलता है कि क्या हम डायग्राम, रेखा चित्र का प्रयोग करें या ना करें। ठीक है, तो ये तीसरा वो प्रश्न है जो हजारों बच्चों में, जो है लाखों बच्चों में ये सवाल बना रहता है सिविल सर्विसेज की तैयारी में कि हम रेखा चित्र का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए चौथे मुद्दे पे आते हैं हम लोग। तो चौथा सवाल जो कॉमनली देखने को मिलता है कि कैसे शब्दावली का प्रयोग करें। कई सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल रहता है कि क्या हमारा माध्यम हिंदी मीडियम है, तो क्या हम इंग्लिश के कुछ की पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं, कुछ शब्द का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हमारा मीडियम अगर इंग्लिश है तो क्या हम उसमें हिंदी का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम जिज्ञासाएं जो है बच्चों के मन में रहता है, जिसमें से एक ये क्या है कि कैसे शब्दावली का प्रयोग करें। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में सर्वाधिक देखा जाता है, भूमिका आदि लिखें या ना लिखें, और लिखे तो उसकी शब्द सीमा क्या हो, यानी हमें कितने शब्दों में जो है भूमिका लिखनी चाहिए, कितने शब्दों में निष्कर्ष लिखना चाहिए, और उसकी शुरुआत कैसे होती है। कई ऐसे बच्चे मुझे मिले हैं क्लास में जो ये बताते हुए मिलते हैं कि सर मैं उत्तर लिखना तो चाहता हूं, मैं उत्तर लिखनी तो चाहती हूं, लेकिन स्टार्ट कैसे करें ये समझ में नहीं आता है। तो हुआ ना ये इंटरेस्टिंग बात कि हमें उत्तर लेखन शैली सीखनी भी है, और स्टार्ट कैसे करें हमें यही नहीं पता है।
ठीक है। तो आज इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो है हम बहुत ही डिटेल में और सिस्टमेटिक वे में, यानी एकदम बारीकी से, एकदम शून्य से लेके आपको शिखर तक लेके जाऊंगा। यानी एकदम आज के बाद आपको कभी भी किसी भी प्रकार से जो है मेंस आंसर राइटिंग में जो है दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम सिस्टमेटिक रूप से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा सबसे लास्ट का मुद्दा होगा, क्योंकि आपके मन में जिज्ञासाएं अगर शांत हो गई पहले ही, तो आप जो इसको ठीक करने के लिए पॉइंट्स है उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुरू से, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। और इन्हीं 4 बिंदुओं में जो है आपकी मेंस आंसर राइटिंग की जो है सारी बातें जो है कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो कई बच्चे ये सोचते रहते हैं कि उत्तर लिखते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो उत्तर लेखन के विभिन्न चरण हैं, यानी कितने चरणों में हमें एक उत्तर को लिखना होता है, ठीक है। हम एग्जाम्पल्स भी लेंगे प्रश्नों के, उसके उत्तर भी देखेंगे, उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, तमाम चीजें हम लोग जो है बहुत ही सिस्टमेटिक वे में देखने वाले हैं। तो बहुत ही सेशन में मजा आने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि उत्तर लेखन के विभिन्न चरण है और इन चरणों में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि प्रश्न को समझना और उसे विखंडित करना। यहां पे ये तथा जो है थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ब्रीफ में मैं इन 4 को बता देता हूं। ये एक एक टॉपिक को समझने के लिए आपको आधे घंटे का सेशन लगेगा। यानी हम एक को समझेंगे 30 मिनट में, दूसरे को 30 से 40 मिनट, और तीसरे को हम लोग 10 से 15 मिनट, और चौथे में जो है कम से कम 20 से 30 मिनट लगेगा। यानी ये पूरा सेशन की अगर मैं बात करूं तो 90 मिनट लगेगा। लेकिन इस पूरे 90 मिनट के सेशन को जो है मैं कोशिश करूंगा कि अगले 5 मिनट में मैं पहले आपको ब्रीफली जो है एक्सप्लेन कर दूं, एकदम समराइज कर दूं, और फिर मैं उसे पूरे डिटेल में आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रश्न को समझना और उसे विखंडित करना। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हो कि प्रश्नों को समझना यानी सर्वाधिक सबसे बड़ी समस्या यही आती है। आपको एक डेटा में बता रहा हूं, ये एक अपने स्तर पे मैंने टेस्ट कराई थी, और इसका पर्पस यही था, ये चीजें समझना बच्चों के लेवल पे कि एक्चुअल में दिक्कत कहां पे आ रही है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये पहला चरण जो है ना, मेंस उत्तर राइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चरण है। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आपको जाना है पूरब में, लेकिन अगर आपने गलती से पश्चिम की दिशा पकड़ ली, तो शायद आप घोड़ा से जाओ, रेलगाड़ी से जाओ, हवाई जहाज से जाओ, क्या लक्ष्य पे पहुंच पाओगे? कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो ठीक ऐसे ही पहला चरण है कि अगर आपने प्रश्न को गलत समझ लिया, यानी कि प्रश्नकर्ता यानी जिस व्यक्ति भी ने भी उस प्रश्न को सेट किया है और वो जो चीज आपसे जानना चाहता है, क्योंकि हर प्रश्न में प्रश्न उत्तर जो है छुपा होता है, यानी कि प्रश्न पूछने वाला आपसे क्या जानना चाहता है वो प्रश्नों में लिख दिया होता है कि वो आपसे एक्चुअल में जानना क्या चाहता है, क्या आप उस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हमने प्रश्न को गलत समझ लिया, यानी हमें पूछा गया था, जैसे एग्जाम्पल में ले रहा हूं थोड़ा सा, जैसे आप देखे होंगे कि किसी भी प्रश्न के लास्ट में क्या लिखा रहता है, या तो प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, परीक्षण कीजिए, निरीक्षण कीजिए, विश्लेषण कीजिए, विवेचना कीजिए, मीमांसा कीजिए, समीक्षा कीजिए, आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए, वर्णन कीजिए, विवरण कीजिए, परीक्षण कीजिए, स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए इत्यादि। ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स लिए, इन्हें पुच्छल शब्द भी कहते हैं, यानी जो किसी भी प्रश्न के अंत में जुड़ते हैं और आपकी पूरी समझ को जो है खराब करके चले जाते हैं, अगर इन शब्दों के मतलब आपको नहीं पता होंगे, ठीक है। तो कई बार तो बच्चे सबका मतलब एक ही निकाल लेते हैं कि बस उत्तर लिखना है, डिस्क्राइब करना है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इन सभी शब्दों के हम कई कैटेगरी बना देंगे, यानी यहाँ पे 12-14 दिख रहे हैं, मैं इसे 5 या 6 कैटेगरी आपको बताऊंगा और बहुत ही आसानी से जो है आप इन चीजों को समझ लेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रीफ में समझ रहे हैं। तो पहले का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, प्रश्न को समझने का मतलब क्या है, ठीक है। दूसरा है विखंडित करना। विखंडित करने का मतलब क्या है कि किसी भी प्रश्न में जो है उसके कई भाग होते हैं, कई चरण होते हैं, यानी हमें एक ही प्रश्न से कई स्टेजेस का पता चलता है। जैसे मैं एक सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल लेके बात करता हूं, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं,
तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के विकास में वर्तमान सरकार और पिछली सरकार के योगदानों का क्या कीजिए, समालोचना कीजिए। तो यहाँ पे कई पार्ट है, वर्तमान सरकार है, प्रीवियस सरकार है, और अभी आगे की सरकार के लिए भी क्या रणनीति है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे आते हैं जहां पे हमें प्रश्न को विखंडित करना होता है और फिर उसे लिंक भी करना होता है। बात समझ में आया? तो पहले में हम पूरे डिटेल में, इस पे 30 मिनट की क्लास लगेगी, मैं कराऊंगा, पहले हम ब्रीफ में समझते हैं, ठीक है। दूसरा है उत्तर की रूपरेखा तैयार करना, और ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दूसरे पॉइंट पे रखा गया है, ठीक है। लेकिन ये सीक्वेंस याद रखिएगा, आंसर राइटिंग के लिए ये सीक्वेंस में ही समझना है चीजों को, और इस सीक्वेंस में ही हम करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या कह रहा है, उत्तर की रूपरेखा तैयार करना। अगर एक लाइन में मैं इसे समझाऊं कि इस कहना क्या चाहता है दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट का सीधा सा सटीकता बात होगा क्या, सिनॉप्सिस बनाना। यानी अब आप सोचिए, स्टेट पीसीएस में अगर आप जाएंगे, जैसे बिहार पीसीएस की बात कर लेते हैं, तो वहां पे आपको 400 500 600 शब्द जो है लिखने होते हैं, और कई बार जो है मुद्दे छोटे मिलेंगे और आपको वहां पे 600 पॉइंट्स लिखने हैं। तो हमें शुरुआत से उत्तर लिखने से पहले क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि हमें सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेना है। हम उत्तर लिखते हैं और इसके बाद सोचते हैं अच्छा ये पॉइंट छूट गया, हमें आगे और कुछ जोड़ना चाहिए था। तो ये सारी गलतियां ना हो तो हमें उसके लिए क्या कर लेना होता है, पहले सबसे पहले उत्तर की रूपरेखा तैयार, यानी कि सिनॉप्सिस तैयार करना होता है आपके माइंड में, या आप अपने उत्तर पुस्तिका के बैकएंड में आप क्या कर सकते हैं, एक रफ स्केच खींच सकते हैं, एक सिनॉप्सिस बना सकते हैं कि आप उसमें क्या क्या डालने वाले हैं, आपकी सोचने की दिशा क्या होने वाली है, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग वो दिशा जा रही है कि नहीं जा रही है। यानी कि हम पहले एक सिनॉप्सिस यहां पे बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, ये प्रश्नों के साथ विद एग्जांपल हम आगे के सेशन में समझेंगे। चलिए तीसरा बात कर लेते हैं, उत्तर लिखना। यानी तीसरा इंपॉर्टेंट वो चरण है जहां पे आप अपने उत्तर को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हम उसमें बात करेंगे कि उत्तर की जब शुरुआत करते हैं, यानी कि प्रश्न के अकॉर्डिंग जो हम उसमें बिंदु डालेंगे, जो भी पॉइंट्स डालेंगे, तो उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। और वहीं से आपकी जिज्ञासा वाली बातें निकल के आ जाती हैं कि उत्तर हम क्या करेंगे, उत्तर को हमें कैसे सीमा का पालन करना है वगैरह, ये सारी बातें तीसरे पॉइंट से रिलेटेड थी, ठीक है। चलिए, और चौथा जो इंपॉर्टेंट बात है क्या, उत्तर के प्रस्तुतिकरण को आकर्षक कैसे बनाना। एक बात बताइए, अगर मैं सिंपली बात करूं किसी स्टेट पीसीएस की या यूपीएससी की, तो 5-10 हजार का एग्जांपल ले लेते हैं कि 5-10 हजार बच्चे जो पीटी पास करके क्या करते हैं, मेंस लिख रहे होते हैं, और सभी बच्चे पीटी पास किए होते हैं, सबके पास कंटेंट रहते हैं, यानी सबने किताबें पढ़ी होती है, यानी कंटेंट लगभग सभी बच्चों के पास मान लेते हैं कि सेम है। लेकिन क्या 5000 बच्चों में से 5000 का सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। इंटरव्यू के लिए सिर्फ मान लेते हैं 1000 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो आखिर 1000 वो बच्चे क्या करते हैं जिसके वजह से वो 4000 नहीं कर पाते हैं और 1000 का रिजल्ट आता है, इंटरव्यू कॉल आता है, आखिर क्यों। यानी कि वो अपने उत्तर को प्रस्तुत करने के समय क्या करते हैं, उससे अट्रैक्टिव बनाते हैं। आप कई बार देखे होंगे कि कई बच्चे ऐसे उत्तर लिखते हैं कि उनकी हैंडराइटिंग गंदी भी होती है, यानी आप रीड कर रहे होते हैं लेकिन पॉइंट इतने अच्छे होते हैं कि आप उसको पढ़ रहे होते हैं और उसको मार्क्स दे के जाते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है और आप पढ़ते भी हैं लेकिन आपको मजा नहीं आता बात जब मार्क्स देने की आती है तो, ठीक है। तो हम यहां पे देखेंगे कि उत्तर का प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, यानी 2 पेन का उपयोग करना है कि नहीं करना है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि हम ब्लू से और ब्लैक से 2 कलर से लिखें, उचित है कि नहीं है ये सीखेंगे। हमें उसमें अंडरलाइन करना होता है कि जो भी की पॉइंट से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम क्या कर लें, बॉर्डर लाइन कर लें। तो इन तमाम मुद्दों पे जो है हम पूरे डिटेल में जो है बात करने वाले हैं, जो कि हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।